Hello students, how are you? Today onwards, we are going to start a question and answer of the chapter The Rise of Nationalism in Europe. कुछ questions समय लगता है कि some are important for your exam, so I am going to tell you, so you will write in your copies the main important points. So let us start. तो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द मेजर प्रपोजल ऑफ वियना कांग्रेस? जो वियना कांग्रेस ट्रीटी हुई थी, आई होप यू रिमेंबर, 1815 में नेपोलियन की हार के बाद वियना ट्रीटी हुई थी वियना में। उसके क्या मेजर प्रपोजल थे, क्या उद्देश्य थे, क्या प्रस्ताव थे? वियना कांग्रेस संधि के क्या प्रस्ताव थे? तो हमें पता चलता है, लेट अस स्टार्ट, कि 1815 में वाटरलू के वॉर में नेपोलियन के हारने के बाद वियना ट्रीटी हुई, वियना कांग्रेस ट्रीटी। 1815 में जो रिप्रेजेंटेटिव थे, इन 1815 द रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि जो प्रतिनिधि थे ऑफ ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया, इन लोगों ने, जो मैंने आपको कोड बताया था, प्राग के भी आप लिख सकते हैं कॉपी में, यानी कि पहले पर्शिया PR, फिर रशिया RA, ऑस्ट्रिया, फिर ब्रिटेन। प्राग ने क्या किया, इन देशों के प्रतिनिधि जो थे उन्होंने मेट, कहाँ मिले? मेट एट वियना टू ड्रॉ सेटलमेंट फॉर यूरोप। क्यों मिले? क्योंकि वो यूरोप में, वियना में इसलिए मिले क्योंकि वो यूरोप में एक संधि, सेटलमेंट यानी कि एक समझौता करना चाहते थे। कांग्रेस वाज होस्टेड, और जो ये वियना कांग्रेस की जो बैठक थी, इसको ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, जो ऑस्ट्रिया का क्या था, राजकुमार था, राजा था, चांसलर था, इसने क्या किया, मेजबानी की, होस्टेड। मेजर प्रपोजल जो इसके थे, हमें ये तो पता चला कि 1815 में पर्शिया R रशिया, A ऑस्ट्रिया, B ब्रिटेन, इनके रिप्रेजेंटेटिव ने वियना में क्या किया, एक सेटलमेंट्स के लिए एक बैठक की। द कांग्रेस वाज होस्टेड, और इसकी जो बैठक थी वो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने क्या किया था, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ड्यूक मेटरनिच ने इसको मेजबानी की। जो मेजर प्रपोजल इसमें रखे गए वियना में वो थे, सबसे फर्स्ट प्रपोजल जो था, बुरबॉन डायनेस्टी, वी ऑल नो कि जो विच हैड बीन डिपोज, बुरबॉन वंश जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान डिपोज कर दिया गया था, बाहर खदेड़ दिया गया था, विच हैज बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, वॉज रिस्टोर टू पावर, इसको दोबारा से क्या की गई, शक्ति दी गई बुरबॉन डायनेस्टी को। कब? आफ्टर 1815। आफ्टर 1815 जिस बुरबॉन डायनेस्टी को फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान बाहर खदेड़ दिया गया था नेपोलियन के हार के बाद, उसी बुरबॉन राजा को रिस्टोर किया गया पावर, फ्रांस की पावर दे दी गई। लॉस द टेरिटरी, जो ये क्षेत्र खो गए थे, जो यहाँ लॉस द टेरिटरीज, जो क्षेत्र हार गए थे नेपोलियन के द्वारा, इट हैज एनेक्स अंडर नेपोलियन, नेपोलियन के अंडर जो क्षेत्र हार गए थे उन क्षेत्रों को दोबारा से उन्हें दे दिया गया। लॉस द टेरिटरी इट हैज एनेक्स अंडर द नेपोलियन, जो नेपोलियन ने ग्रहण किए थे। ठीक हो गया, बुरबॉन डायनेस्टी दोबारा आ गई फ्रांस में, और जो नेपोलियन के द्वारा जीते गए टेरिटरी थे जिन पर नेपोलियन का कब्जा था, उन्हें दोबारा से रिस्टोर किया गया, उन्हें दे दिया गया। सीरीज ऑफ स्टेट, जो राज्यों की श्रृंखला थी, वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, फ्रांस जो मैप था उसके अगल बगल जो सीरीज थे स्टेट के, उनको सेट किया गया ताकि टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, फ्यूचर में फ्रांस क्या करे, उसका एक्सपेंशन ना करे, उनको बढ़ाए ना अपने बॉर्डर सीमा को, इसलिए स्टेट को दे दिए गए वो एरियाज। किंगडम ऑफ नीदरलैंड, जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड था
बेल्जियम वाला हिस्सा, बेल्जियम का जो हिस्सा था वो किंगडम ऑफ नीदरलैंड कहलाया। वॉज सेट अप इन द नॉर्थ, जेनेवा वॉज एडिड, और साउथ में जेनेवा को ऐड किया गया। आपको ये याद रखना होगा कि किंगडम ऑफ नीदरलैंड में हमने याद किया था कि बेल्जियम बाद में अलग हो गया था। जब कौन लोग थे, नेशनलिस्ट लोग थे, जो लिबरल्स थे, उन लोगों ने मूवमेंट चलाया, किंगडम ऑफ नीदरलैंड से बेल्जियम फाइनली अलग होके एक नेशन स्टेट बन गया था। और इस तरीके से अगर हम प्रूसिया की बात करें, वॉज गिवन इम्पॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज, को भी नया टेरिटरीज दे दी गए टू वेस्टर्न फ्रंटियर्स इलाकों में। वाइल ऑस्ट्रिया वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली, हमें याद होगा जो इटली था, इटली 7 प्रांतों में विभाजित था, तो जो उसका नॉर्थन भाग था वो ऑस्ट्रिया के अंदर कंट्रोल में था। वो अलग बात है कि बाद में यूनिफिकेशन ऑफ इटली में ऑस्ट्रिया को तो हारना पड़ा, याद है हमें, ऑस्ट्रिया हार गया था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली में हरा दिया गया था काफूर की मदद से। तो ऑस्ट्रिया वॉज गिवन द, ऑस्ट्रिया को क्या दे दी गई थी, वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्थन इटली दिया गया। अब बताएंगे अगला जो पोर्शन है, द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट, हमें याद होगा जो जर्मन महासंघ था, जर्मन में भी एक महासंघ था, अलग अलग प्रांत थे, वो 39 स्टेटों का प्रांत था जर्मन। जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट दैट हैड बीन सेट अप बाय, जो नेपोलियन ने सेट किया था ना, उसको अनछुआ रखा, यानी उसे कुछ नहीं किया, उसे बरकरार रखा गया, कंटिन्यू रखा गया। वॉज लेफ्ट अनटच, क्योंकि जो नेपोलियन करके गया था 39 स्टेटों का जो यूनिफिकेशन कर गया था, कॉन्फेडरेशन संघ बनाया था, कॉन्फेडरेशन में संघ जो बनाया था उसको क्या रखा, बरकरार रखा। तो 39 स्टेटों का कॉन्फेडरेशन जो था, इसीलिए उसे अनछुआ रखा। लास्ट जो पोर्शन है, इन द ईस्टर्न रशिया में वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, हमें याद होगा कि जो रशिया था, रशिया को कौन सा हिस्सा मिला इसमें, पोलैंड का हिस्सा मिला, क्योंकि पोलैंड का हमें याद होगा कि रशिया किस तरीके से पोलैंड वालों को रशियन लैंग्वेज बोलने के लिए मजबूर कर रहे थे। पोलैंड के स्कूलों में, इन द पोलैंड द रशियन गवर्नमेंट इम्पोज्ड रशियन लैंग्वेज, और इसके लिए वहाँ पर उन्होंने स्कूलों में चेंजेस किए, और वहाँ के जो पादरी लोग थे, जो बिशप्स थे, उनको मजबूर किया गया। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे थे तो उनको बहुत ही टॉर्चर किया जाता था। और फाइनली हम इसमें ये बता रहे थे कि किस तरह से एक लैंग्वेज होती है, वो एक देश को आज़ाद करने के लिए, आज़ादी से बाहर निकालने के लिए किस तरह इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। वो हमने पढ़ा था कि रशिया ने जब पोलैंड पे कैप्चर किया था तो अपनी भाषा को इम्पोज किया था, पर पोलैंड में वहाँ के जो लोग थे, जो बिशप्स थे, उन लोगों ने अपना जो धर्म का प्रचार किया, जो चर्च में वो सभाएं करते थे, प्रचार करते थे, वो पोलिश भाषा में ही करते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे उनको क्या कर दिया जाता था, उनको अल्बानिया भेज दिया जाता था एज ए पनिशमेंट। जबकि वाइल पर्सिया जो था, प्रेशिया को सैक्सोनी का हिस्सा दिया गया, प्रेशिया भी एक क्षेत्र था, उसको जो हिस्सा मिला वो सैक्सोनी का मिला। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि क्या क्या वियना कांग्रेस जो था 1815 में, इसमें क्या समझौते हुए, क्या प्रस्ताव लाए गए इन प्राव के द्वारा। प्राव कंट्री, जो प्राव थे, कंट्रीज थे पावरफुल, उन लोगों ने नेपोलियन के द्वारा जो किए गए थे, यानी कि हम कह सकते हैं जो बदलाव किए थे नेपोलियन ने, उन बदलावों को ख़त्म करना था इस ट्रीटी ऑफ वियना का मेन एम। The changes which were done by Napoleon, they wanted to finish, वो उसको फिनिश करना चाहते थे। तो इस तरीके से in this way we able to wrote the answer of this question, and later on the next answer we are going to write question, explain the role of Joseph गैरिबाल्डी इन द फ्रीडम ऑफ इटली। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 आता है कि क्या रोल था जो जोसेफ गैरिबाल्डी थे, एक जोसेफ मेजिनी थे, एक जोसेफ गैरिबाल्डी भी थे, जिन्हें
बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर माना जाता है। इन द फ्रीडम ऑफ इटली में उनका रोल क्या था? ये क्वेश्चंस लास्ट ईयर आ चुका है इस साल, और इसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बी अवेयर, बी अलर्ट, इस ईयर ऑल्सो ये क्वेश्चंस आ सकता है कि जो जोसेफ गैरिबाल्डी थे उन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में यानी कि इटली के फ्रीडम में क्या रोल निभाया। तो लेट अस स्टार्ट कि उन्होंने क्या किया। जोसेफ गैरिबाल्डी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। जो जोसेफ गैरिबाल्डी थे वो ही वॉज ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑफ इटली। ही वॉज ए सेलर इन मर्चेंट, वो मर्चेंट में सेलर थे, नेवी में। गैरिबाल्डी इज नोन एज, ये बहुत खास बात है कि गैरिबाल्डी इज नोन एज फिजिकल फोर्स, एक भौतिक शक्तियाँ, इटली की तलवार के रूप में बहुत प्रसिद्ध है उसका नाम। इटली की तलवार कहा जाता है, इटली की तलवार कहेंगे उसे, इसका नाम दिया गया स्वॉर्ड ऑफ इटली। ही अलॉन्ग विद मैजिनी, मैजिनी भी एक फ्रीडम फाइटर था जैसा कि एज आई टॉट यू अर्लियर। उसने मैजिनी के साथ मिलके ही अलॉन्ग विद मैजिनी लॉन्च यंग इटली, जो कैसी सीक्रेट सोसाइटी थी, ये गुप्त संस्था थी। यंग इटली लॉन्च्ड यंग इटली मूवमेंट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और यंग इटली इसमें एक जो उन्होंने एक सीक्रेट संस्था बनाई, यंग इटली लॉन्च किया और मूवमेंट चलाया फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के एकीकरण के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया गैरिबाल्डी के साथ मिलके, जोसेफ मैजिनी के साथ मिलके। ही इन्वॉल्व द सार्डेनिया सेल, जो सार्डेनिया सेलर था उसमें भी वो इन्वॉल्व हुए और एक रिवॉल्ट किया उन्होंने 1835 में। 1835 में उनके द्वारा एक रिवॉल्ट किया गया जिसमें उन्होंने सफलता हासिल की। इन 1848 AD ही अलॉन्ग विद मैजिनी, अलॉन्ग दोबारा उन्होंने मैजिनी के साथ ओवर थ्रू द पपल अथॉरिटी, जो अधिकार थे रोम पर, जो रोम पर अधिकार थे उनको निकाल फेंका, ओवर थ्रू कर दिया। लेकिन किसके साथ? मैजिनी के साथ। गैरिबाल्डी ने मैजिनी के साथ मिलकर जो पीपल्स अथॉरिटी थी रोम में वो बाहर फेंकी एंड डिक्लेयर टू बी रिपब्लिक। और अब क्या हुआ? रोम क्या डिक्लेयर हुआ? रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया, गणतंत्र स्थापित हो गया। इन 1860 में जोसेफ गैरिबाल्डी रेड शर्ट, उनकी एक आर्मी थी, याद रखिएगा ये नाम, रेड शर्ट ट्रूप्स, लाल कमीजें में या लाल कपड़े पहना करते थे, रेड शर्ट ट्रूप नाम की उनकी आर्मी थी एक, जोसेफ गैरिबाल्डी की। उसने क्या किया? ऑस्ट्रिया को हरा दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया था ऑस्ट्रिया जो था उसका कब्जा था एशिया का, जो हम देखते हैं जो उस पर जो कब्जा किया था, नॉर्थन इटली का हिस्सा दे दिया गया था। तो ऑस्ट्रिया के जो प्रभाव थे उससे उनको बाहर कर दिया, ऑस्ट्रिया से जीत गए वो। टू सिक्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ नेपल्स और सिसिली नाम के दो एरियाज थे, उस पर ऑस्ट्रिया का जो अधिकार था उसे बाहर कर दिया। विच लेटर जॉइन सर्डानिया, और बाद में इसने क्या किया? सर्डानिया जो प्रांत था, इमैनुअल जहाँ का शासन करता था, उस पर ज्वाइन कर लिया। इसलिए हम कहते हैं कि जो इन दिस गैरिबाल्डी का जो कंट्रीब्यूशन है टू अचीव द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इटली के यूनिफिकेशन के लिए द कंट्रीब्यूशन ऑफ गैरिबाल्डी इज अनफॉरगेटेबल, वो भुलाने योग्य नहीं है, जिसे भूल नहीं सकते हम। तो in this way I taught you in the video the true questions which are very very important for your exams. वियना कांग्रेस ट्रीटी हमने पढ़ा, वियना की कांग्रेस संधि, इसमें उन्होंने जो जो प्रपोजल रखे थे वो सब लागू किए गए, क्योंकि नेशन स्टेट्स के रूप में तो कोई भी देश नहीं था, क्योंकि वो मोनार्की ही पसंद करते थे। प्राव जो कंट्रीज थे, नेपोलियन की हार के बाद इन लोगों को कहीं भी मॉडर्नाइजेशन पसंद नहीं आया, इनको मोनार्की ही पसंद थी, इसलिए इन्होंने दोबारा से बुर्बन डायनेस्टी को फ्रांस में रूल करने के लिए अलाउ कर दिया था। पर वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे थे बेटा जो मिडिल क्लास थे, या जो हम कह सकते हैं कि लिबरल्स थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट चलाते थे। लिबरल मूवमेंट जो था, लिबरल नेशनलिस्ट, उदारवादी राष्ट्रवादी जो लोग थे, उन लोगों को कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट चाहिए था, और डेवलपमेंट चाहिए था, और
इक्वलिटी चाहिए थी, लिबर्टी चाहिए थी, और वो तो एक मोनार्की वाले शासन में पॉसिबल नहीं था। तो आई होप कि जो लिटिल बिट बेटा आपको समझ आ रहा होगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छी तरह समझ में आए और आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाएं। थैंक यू फॉर लिसनिंग में।